चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है गेट में पूछा हुआ था, इफ द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द प्रोसेस इज। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, पर मैं आपको दिखा दिया कि अगर एंट्रोपी किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? क्या है ऑप्शन? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल होगा। यस सर। ये क्यों हंस रहे हैं? मतलब सर डी क्यू, अगर डी एस जीरो होगा तो टी भी उसमें मल्टीप्लाई पे जीरो जाएगा तो टी क्यू जीरो हो जाएगा। अरे एडियाबेटिक सर, एडियाबेटिक। चलिए एडियाबेटिक होगा। ठीक है। देखिए गेट में पूछा हुआ था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, पर कैसे आप लोग कंफ्यूज हो गए हमको नहीं समझ में आता है। बोल रहा था कि एंट्रोपी कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट, तो क्या होगा? ds क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? dq अपॉन t क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो t तो डिनोमिनेटर में है, यानी क्या है? dq इज इक्वल टू जीरो, और dq इज इक्वल टू जीरो किसमें होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। सिंपल, ठीक है। तो ये तो याद होना चाहिए, है ना, ये याद होना चाहिए। ठीक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कौन सा नहीं है, ये भी गेट में पूछा हुआ है। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, डी क्यू, डी यू, डी एस और डी एफ। ठीक है, डी एफ अभी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, ये आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, इसको पढ़ाएंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है। आपको मैंने बताया था कि जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, है ना, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ठीक है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और इसके अलावा देखेंगे तो क्या होगा? पाथ फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि डी क्यू क्या है? डी क्यू एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, हीट गिवन और टेकन क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। तो हम क्या कह देंगे कि डी क्यू जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा। ठीक है, भले आपको ये इसके बारे में अभी नहीं पता है, पर फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे आराम से। ठीक, अगला है जो, वो है क्वेश्चन 3, द सोल इफेक्ट ऑफ ए हाइपोथेटिकल। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। गुड इवनिंग, जुड़ जाइए। उन स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन देखिए कैसा है। इसका कोई ऑप्शन बताएगा पहले? अगर किसी ने पहले कर लिया हो तो ऑप्शन बताएं। क्या होगा? E2 सही होगा और E1 गलत है। E2 सही है, E1 गलत है। नहीं, ऑप्शन बताइए आप। ठीक है, बी, बी ऑप्शन, तीसरे का बी, बी बी ऑप्शन है। यस बी सी और और अच्छा चलिए ठीक है, बी। देखिए, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है और आपने क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसीलिए मैंने आपको वो दो स्टेटमेंट्स पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन भी इसीलिए दिया है कि इतने छोटे छोटे में आप तो बोलेंगे कि अरे ये तो केल्विन प्लैंक और क्लासियस का स्टेटमेंट है, इसमें से क्या होगा। ठीक, पर देखिए क्या हो रहा है। लिखा है द सोल इफेक्ट ऑफ ए हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इवन। एक प्रोसेस है, क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि सोल मतलब क्या होता है? कंप्लीट, है ना। सोल, सोल इफेक्ट मतलब पूरा जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक प्रोसेस है इवन, एक प्रोसेस है। ठीक, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? एन अमाउंट ऑफ हीट टू एंटायरली इनटू वर्क। यानी इवन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक अमाउंट ऑफ हीट है जिसको आप कंप्लीटली वर्क में बदल रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है इवन प्रोसेस में। दूसरा बोल रहा है अ सेकेंड हाइपोथेटिकल प्रोसेस E2 कन्वर्ट्स एन अमाउंट ऑफ वर्क एंटायरली इनटू हीट। एक प्रोसेस E2 हो रहा है जिसमें अमाउंट ऑफ वर्क एंटायरली हीट में बदल रहा है, W हीट में बदल रहा है। ठीक है, तो Q W में बदल रहा है और W Q में बदल रहा है। ये दो प्रोसेसेस हैं। अब बोल रहा है कि इट कैन बी सेड दैट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वायलेटेड बाय। कह रहा है कि जो सेकेंड लॉ है आपका, सेकेंड लॉ इज वायलेटेड बाय। सेकेंड लॉ किस प्रोसेस से वायलेट हो रहा है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं?
दिया हुआ है E1 से हो रहा है E1 बट नॉट E2, और दूसरा दिया हुआ है E2 बट नॉट E1, और तीसरा दिया हुआ है बोथ E1 एंड E2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपको क्या बताना है कि E1 से हो रहा है पर E2 से नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट नहीं हो रहा है। ठीक, किससे हो रहा है? E1 से वायलेट हो जा रहा है और E2 से नहीं हो रहा है। इसमें क्या बोल रहा है? E2 से हो रहा है पर E1 से नहीं हो रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है कि दोनों से हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या इसमें आपका ऑप्शन सही होगा। बी और सी आपका ऑप्शन है। ठीक है, बी है और सी है, कुछ लोगों का बी है, कुछ लोगों का सी है। ठीक, अब मुझे पहला बात बताइए, मैंने आपको बहुत साफ साफ बताया कि पहला जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक का, वो क्या कहता है? केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट कहता है कि आप हीट लें, उसको इंजन में ले और उसको कंप्लीट वर्क में बदल दे, ऐसा पॉसिबल नहीं। मैंने आपको बोला था ऊपर का आप पकड़ लीजिए, तो ये आपसे पहला स्टेटमेंट हो जाएगा कि आप हीट ले और उसको कंप्लीट वर्क में बदल दे। मैंने बोला था कि ये जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है वो हीट इंजन पे बेस्ड होता है, और क्लॉसियस का स्टेटमेंट किस पे बेस्ड होता है? आपका रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपने हीट इंजन का वायलेशन किया। हीट इंजन क्या कहता है? हीट इंजन कहता है कि किसी भी कार्बो हीट इंजन का है कि किसी की भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, यानी कि हीट कंप्लीट वर्क में नहीं बदल सकता, आपको कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि आप Q को कंप्लीट W में नहीं बदल सकते। ये पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक का, यानी Q कंप्लीट W में बदल रहा है, यानी ये वायलेट कर रहा है। ठीक है ना, इज वायलेटिंग, कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर है? बोलिए हाँ। यस सर। हाँ, सभी को क्लियर है ना? अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है। हाँ, क्या हुआ? कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता था? याद कीजिए, रेफ्रिजरेटर का स्टेटमेंट था। मैंने बोला था कि ये हीट इंजन को वायलेट कर लेता है, और दूसरा स्टेटमेंट क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या करता है? रेफ्रिजरेटर को वायलेट करता है। रेफ्रिजरेटर क्या कहता है? रेफ्रिजरेटर का नियम क्या है? लाइट नहीं रहेगी तो फ्रिज काम नहीं करेगा, यही नियम है ना। यानी कि आप चाहते हैं फ्रिज ठंडा हो जाए, यानी Q2 हीट का ट्रांसफर हो जाए कहाँ? Q1 साइड में Q2 हीट ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, और आपको वर्क ना करना पड़े। ठीक है, यानी ये कहता है कि W न हो और Q2 हीट ट्रांसफर हो जाए। वैसे अब यहाँ पर ये भी Q2 ही होगा क्योंकि W हो नहीं रहा है, तो Q2 हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे ट्रांसफर हो जाए, यानी फ्रिज काम करे और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो ही ना, यही कहता है। तो यहाँ पर तो वर्क कहीं आ ही नहीं रहा है, यहाँ वर्क आ रहा है। Q2 हीट का कंप्लीट ट्रांसफर था आपका कहां पर? हायर टेम्परेचर पे। यही कहता है क्लासियस स्टेटमेंट कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। सेम यही स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप एक्सटर्नल वर्क करें, आप एक्सटर्नल वर्क करें और वो कंप्लीट हीट में बदल जाए। ठीक है, आप एक्सटर्नल वर्क करें और वो कंप्लीट हीट में बदल जाए, तो आपका क्या होगा? ये E2 प्रोसेस है। E2 प्रोसेस इस तरह का तो है नहीं, है क्या? इस तरह का प्रोसेस है क्या E2 प्रोसेस? समझ में आ रही है ना बात? तो बिल्कुल एकदम साफ स्टेटमेंट है, इसमें Q1 Q2 है। आपका प्रोसेस क्या है? वर्क कंप्लीटली आपका हीट में बदल रहा है। पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू, अगर यहां पर क्या बोल देता? बोल देता है कि हीट कंप्लीटली ट्रांसफर हो जा रही है हायर टेम्परेचर को, ठीक, तब ये वायलेट करता क्लॉसियस के स्टेटमेंट को। ठीक, तो ये ना तो केल्विन प्लैंक को वायलेट कर रहा है, क्योंकि केल्विन प्लैंक क्या कहते हैं? हीट लेके वर्क में देना।
ये कह रहा है वर्क लेके हीट में देंगे, वर्क लेके हीट में देंगे, तो ये तो उल्टा है जस्ट, पर ये वायलेट नहीं कर रहा है। केल्विन प्लैंक तो ये कहे थे कि हीट लीजिए वर्क में दीजिए, तो ये तो वायलेट कर रहा है। वर्क लेके हीट में देंगे तो क्या होगा, ऐसा ना केल्विन प्लैंक बताते हैं और ना क्लासियस बताते हैं, यानी कि ये किसी भी नियम को वायलेट नहीं कर रहा है, नॉट वायलेट। पर इसको सर लेकिन ये भी, हाँ बताइए सर ये भी तो बोला जाता है ना, जब तक एक्सटर्नल वर्क न किया जाए तो क्यों कंप्लीटली उसमें डब्ल्यू में नहीं चेंज हो सकता है, नहीं चेंज हो, सेकेंड लॉ। हाँ हाँ तो वहाँ पे आप इंटायरली कितने लिखे हैं क्वेश्चन में? हाँ तो सर तब तो वहाँ पे सेकेंड लॉ कैसे वायलेट कर गया, वहाँ पे आप लिखेंगे? कहाँ वायलेट कर जा रहा है, लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में हीट जो है वो डब्ल्यू में चेंज हो जा रहा है पूरा, तो वो तो हम इंटायरली वायलेट कर जा रहा है, क्यों नहीं तो वही तो सर हम कह रहा है कि वो बोला है जब कि तक एक्सटर्नल वर्क पॉसिबल। भाई आप कह रहे हैं कि ये प्रोसेस क्या बोल रहा है, प्रोसेस बोल रहा है कि एक इवन प्रोसेस है जिसमें हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन सेकेंड लॉ कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये बोल रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता और ये कर ले रहा है, तो वायलेट नहीं कर जा रहा है। अच्छा हमको लगा फॉलो, वायलेट मतलब फॉलो करना हमको लगा। नहीं अरे ये तो अंग्रेजी की मिस्टेक है, ठीक है, ये तो अंग्रेजी की गलती है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग अंग्रेजी की वजह से नहीं ना गलती कर दी है भाई। अब समझ में आ गया कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन होगा 1 कि E1 वायलेट कर रहा है, E2 नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस कर लेते हैं जिसमें वर्क कंप्लीटली हीट में बदल जाता है, ठीक है, आपका वर्क कंप्लीटली हीट में बदल जाता है, जैसे क्या हुआ, आपने मैकेनिकल वर्क किया और ये कंप्लीट हीट में बदल गया, कुछ और हुआ नहीं हुआ। आप किसी चीज को रब करें, रगड़ें, तो क्या होगा, आप वर्क कीजिएगा वो कंप्लीटली हीट में बदल जाएगा, सो इट इज अ फिजिबल प्रोसेस, ये तो फिजिबल है, ठीक है, तो ये कहां से वायलेट करेगा किसी चीज को, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, वर्क को आप कंप्लीट हीट में बदल सकते हैं। एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, है ना, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक है बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कौन सा है, ऑप्शन क्या है, बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी गेट में पूछा, ठीक है, बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डी, हाँ डी वाला ऑप्शन। ठीक, देखिए बॉयल्स लॉ क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो आप क्या कीजिएगा, dpv प्लस dvp इज इक्वल्स टू 0, ठीक, याद कर लीजिए dvp इज इक्वल्स टू माइनस dpv या dv अपॉन dp इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन p, तो ये भी आपका बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म में बॉयल्स लॉ का। अगला देखिए क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन जो है, if the equation of state for a gas is given as PV is equals to 1/3U, है ना, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे दिया हुआ है गैस का, PV is equals to 1/3U, ये आया जहां U इंटरनल एनर्जी, ठीक है, U इंटरनल एनर्जी है, तो बोल रहा है कि इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, फिर बोल रहा है इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बेटिक प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन इसका मुझे याद नहीं है कौन सा ऑप्शन है ना, पर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा, ठीक,
लेट्स सी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो PV इज इक्वल टू 1/3U है, इसी को हमें कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, ठीक, और उसकी जगह क्या दिया हुआ है, 1/3U दिया हुआ है। इसका मतलब n हटा दीजिए, अगर मान लीजिए फॉर गैस n लिख दीजिए, हटा दीजिए जो भी है, ठीक है, 1/3U दिया हुआ है। ओके, तो ये U जो है, U कैसा है, U/3 बराबर क्या हो गया, nRT हो गया, या U इज इक्वल टू 3nRT हो गया। ठीक है, U क्या हो गया, 3nRT हो गया। अब आप जानते हैं कि U जो होता है किसी भी गैस के लिए, वो होता है F/2 nRT के बराबर। ठीक है, तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो F/2 क्या आ जाएगा, 3, या F आ जाएगा 6, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 6 आ गया। अब आप जानते हैं कि जब भी आप एडियाबेटिक प्रोसेस लिखेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना होगा। वैसे ही दिया भी हुआ है, PV टू द पावर गामा के फॉर्म में लिखा है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गामा, वी नीड गामा। और गामा क्या होता है, गामा होता है 1 + 2/f, तो 1 + 2/6 यानी 1 + 1/3, ठीक है, तो आ जाएगा 4/3। गामा क्या आ जाएगा आपका, 4/3, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, PV टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक अच्छा क्वेश्चन है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर हाँ, जो 1/3U इक्वल टू PV दिया है, हाँ, अगर उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें D से, हाँ, और उसका से जो आएगा तो 1/3DU इक्वल टू PdV प्लस VdP आएगा ना। हाँ, तो सर DU को एडियाबेटिक प्रोसेस में DU जो होता है -dW के बराबर होता है। हाँ, होता है। तो सर और dW को हम लोग PdV लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं, सही है। तो सर वहाँ वही उसी को हम डिफरेंशिएट करने के बाद मतलब इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो PV टू द पावर 4/3 इक्वल टू C कांस्टेंट आया है। अच्छा, ऐसा तो आ गया ऑप्शन क्या? तभी भी आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है, आप हमको भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। वैसे आप जो बोल रही हैं वो शायद सही कह रही हैं, ठीक है। यस आप सही कह यस रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ठीक। पर सर यहाँ तो गामा की वैल्यू निकालनी है तो सब ऐसे ही निकलेगा ना। हाँ, सबके करने का तरीका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सर यूनिक सोल्यूशन नोट कर लिया होगा, है ना। यूनिक सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि हो सकता है, क्योंकि कई सारे तरीके हैं। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे, उससे भी हो सकता है कुछ चीज़ें निकल जाए, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से भी, ठीक है। तो ये शायद आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अब फाइनल एक क्वेश्चन है, गेट में ये भी पूछा हुआ है और काफी रिसेंटली पूछा है ना। इसमें बोला है कि अ रिवर्सिबल कार्नो इंजन इज ऑपरेटेड बिटवीन T1 एंड T2, T1 ग्रेटर देन T2। एक कार्नो इंजन है जो दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट होता है, ठीक। गेट में ये भी पूछा है T1 और T2 में, जहां T1 ग्रेटर देन T2। तो बोल रहा है कि एक सब्सटेंस है, मतलब जो वर्किंग सब्सटेंस है, क्या होता है वर्किंग सब्सटेंस, इंजन के अंदर जो चीज भरी गई है, वो वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर फोटोन गैस है, ठीक। तो एफिशिएंसी क्या होगी, ये बी आएगा, बी आएगा, किसका किसका आएगा, क्या क्या, डी ही होगा। कारण क्या होगा, एफिशिएंसी टेम्परेचर पे बस डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। सब्सटेंस पे नहीं। हाँ, वर्किंग सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी जो होती है वो, आप चाहे देखिए और भी सारी चीजें होती हैं जो फैक्टर होती हैं, पर नॉर्मली अगर आइडियल एक आप इंजन लें, एक आइडियल इंजन लें, तो उसके अंदर आप चाहे कोई सा भी सब्सटेंस डालें, चाहे आप क्या नाम है, केरोसिन ऑयल डालें या पेट्रोल डालें,
वो सेम एफिशिएंसी देगी अगर टेम्परेचर आपका डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ईटा, इज independent of working substance। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 3 में जो वायलेट करके अगर वहां पे फॉलो रहता है तो ऑप्शन कौन सा होता है? नहीं, तब भी कोई भी नहीं रहता। कौन सा फॉलो कर रहा है? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पहला प्रोसेस तो वायलेट ही कर रहा है, और दूसरा प्रोसेस जो है वो फॉलो तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है ना। क्या चीज? मतलब वर्क डन जो हम लोग करते हैं, वर्क डन जो करते हैं हम लोग, तो वो तो हीट में मतलब चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है, ये तीनों ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज ना हो तो ये शायद आप बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये कर रहा है follow। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कर रहा है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, है ना। उसके बाद अब हम लोग आते हैं रियल गैसेस यानी वेपर्स। ठीक है, जहां कहीं भी रियल गैस, मैंने आपको बताया गैस जो होता है वो आइडियल गैस कॉन्सेप्ट है। गैस जब भी लेते हैं हम लोग, अब देखिए हम लोग बात करते हैं रियल गैस। ठीक है, रियल गैसेस के लिए आप जानते हैं कि इक्वेशन जो आता है, दिख रहा है ना? हाँ, रियल गैसेस के लिए आप जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। ठीक है, और V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। ये इक्वेशन आता है। इस इक्वेशन को कहते हैं वॉन डेर वॉल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें, जैसे कि n मोल्स के लिए क्या लिखा जाएगा ये इक्वेशन। ये सीधे आपका नेट में पूछा हुआ है 2018 में, और शायद गेट में भी पूछे। सोचिए, जब इजी क्वेश्चन बनाना रहता है एक, तो वो इस तरह के भी इजी क्वेश्चन दे देते हैं। n मोल्स के लिए क्या होगा? तो n मोल्स के लिए भी आपने पढ़ा होगा P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल्स टू NR। n मोल्स के लिए ये इक्वेशन। ठीक है, यहाँ n स्क्वायर और यहाँ n। अब देखिए यहां से हम लोग इसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं, a के, b के और r के भी डायमेंशन यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होगा? डायमेंशन ऑफ a जो होगा वो क्या होगा? डायमेंशन। देखिए चूंकि ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो अगर आप प्रेशर लिए हैं तो उसमें प्रेशर ही ऐड हो सकता है। क्लियर है? लेंथ में क्या ऐड होगा? लेंथ ही ऐड होगा। लेंथ में आप लोग टाइम थोड़े ऐड कर लेंगे, है ना। तो प्रेशर में क्या ऐड होगा? प्रेशर ही ऐड होगा। यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों का डायमेंशन सेम होगा। यानी कि डायमेंशन ऑफ an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ p। क्लियर है? डायमेंशन ऑफ an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ p, या डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ p v स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी ऐसा करता है कि n को 1 मान लेता है तो वहां डायमेंशन में मोल नहीं देगा। ठीक है, अगर दिया है तो मोल भी आप इंक्लूड कर लीजिए, नहीं दिया है तो डायमेंशन ऑफ यहाँ से आप निकाल सकते हैं। प्रेशर की डायमेंशन लिख दीजिए, वॉल्यूम की लिख दीजिए और n की लिख दीजिए। n की क्या होगी? मोल, नंबर ऑफ मोल, MOL मोल। तो यह क्या आ जाएगा? मोल टू द पावर -2। इस तरह से आप b का देखिए, आया है V माइनस NB। यानी कि अगर ये वॉल्यूम का डायमेंशन है मीटर क्यूब L क्यूब, तो NB की डायमेंशन भी क्या होगी? L क्यूब ही होगी। ओके, तो देखिए b क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ NB
NB इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, यानी डायमेंशन ऑफ B क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V अपॉन N। ठीक, डायमेंशन ऑफ V अपॉन N क्या होगा, ऐसे लिखते हैं डायमेंशन को, V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम का क्या होगा L क्यूब, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये मोल, तो आ जाएगा L क्यूब लेंथ का क्यूब और मोल का -1। इसी तरह से A का भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से आप R का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो डायमेंशन कभी कभी पूछ लेता है, अक्सर पूछ लेता है, जब आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं तब आपसे पूछ लेता है। ठीक है, आपके जो अभी एग्जाम शायद हो, मतलब जो यूनिवर्सिटी का, उसमें भी कभी कभी डायमेंशन ऑफ A एंड B पूछ लेता है आपसे 2 मार्क्स में। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से ये एक आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम और यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्जाम में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये प्रेशर करेक्शन टर्म और वॉल्यूम करेक्शन टर्म्स का क्या मतलब है, कैसे आए ये। तो निकाल लीजिएगा, ए का डायमेंशन निकाल लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो सर प्रेशर के टर्म भी ना लिखेंगे हम लोग, जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वही ना। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, m l टू द पावर -1 और t टू द पावर -2, m l इनवर्स t -2 होता है। तो प्रेशर की जगह ये रखेंगे, और वॉल्यूम का स्क्वायर है यानी l टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक, और ये मोल टू द पावर -1 हो जाएगा, तो ये आएगा m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2 और मोल टू द पावर -1 नहीं -2, तो ये आएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, निकल ही गया है, तो आप लिख लीजिए m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2, ठीक है, और मोल टू द पावर -2। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, मोल गायब कर देगा। ठीक है, यहाँ से भी मोल गायब कर देगा जब देगा 1 मोल के लिए, तो उसका भी डायमेंशन आपको याद रखना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, याद नहीं रखना है, समझ जाना है कि कैसे निकलेगा। 2 मिनट 1 सेकंड के 2 मिनट के अंदर निकल जाएगा, 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा। हो गया, इधर मिटा दें। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, कैसे आया, कॉन्सेप्ट जानना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, प्रेशर करेक्शन टर्म और वॉल्यूम करेक्शन टर्म्स कैसे आए। ठीक देखिएगा, जब हम लोग आइडियल गैस लेते हैं ना, आइडियल गैस लेते हैं, तो आइडियल गैस में क्या मानते हैं, दो बेसिक हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट मानते हैं, दो बेसिक आइडियाज मानते हैं कि जो आपके गैस के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत छोटा है, वो स्फेरिकल है पर बहुत छोटे साइज के हैं। ठीक है, तो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल। ठीक, वेरी स्मॉल, इतने छोटे हैं कि आपका जो वेसल है, आप किसी भी उसको कंटेनर के अंदर रखेंगे तो वॉल्यूम जो आपके छोटे गैस पार्टिकल्स कंटेन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक बास्केट में 100 बॉल्स रख दिए, तो 100 बॉल्स जरूरी नहीं कि वो पूरा बास्केट भर ही दे, है ना, तो 100 बॉल्स जो वॉल्यूम कंटेन किए हुए हैं। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या एग्जांपल दे, जैसे इसके अंदर मान लीजिए ये है आपका, इसके अंदर मैंने 8-10 बॉल रख दिए, अब ये बॉल यहाँ तक मान लीजिए भर गया। ठीक है, अब इसमें एक बॉल बाहर निकला और उसको घूमना है, पूरा वॉल्यूम भर में घूमना है, दौड़ना है, तो उसके लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना है, अवेलेबल वॉल्यूम है जितने 9 बॉल्स जो है, 9 बॉल्स ने कुछ वॉल्यूम कंटेन कर लिया, मान लीजिए इतना वॉल्यूम कंटेन कर लिया। ठीक है, जितना मैंने कवर कर लिया, तो एक बॉल इतना ही घूम सकता है, इतना इतना घूम सकता है। ठीक है, अगर दूसरे के लिए भी बोलेंगे तो अवेलेबल वॉल्यूम इतना ही है, तो अवेलेबल वॉल्यूम एग्जैक्टली क्या हुआ, रियल केस में कुछ कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ने भी कुछ वॉल्यूम आपका घेर लिया है। पर आइडियल गैस में मानते हैं कि वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि एक पार्टिकल, मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन्होंने कोई वॉल्यूम नहीं घेरा है, बहुत कम वॉल्यूम घेरा है। ठीक, तो एक पार्टिकल के लिए अवेलेबल वॉल्यूम घूमने के लिए वो पूरा का पूरा कंटेनर है।
बात समझ में आ गई होगी। तो इतने छोटे हैं कि अवेलेबल वॉल्यूम जो होता है, ठीक, अवेलेबल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वेसल। आपको थियोरेटिकली बहुत लिखवाया गया होगा इसमें, आप देखिएगा एक एक पन्ने की थियोरी लिखवाई गई होगी इसके लिए, ठीक है, आपको लिखवाया गया होगा। और आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है अवेलेबल वॉल्यूम, ठीक। अब देखिए दूसरी चीज मानी गई है कि नो इंटरेक्शन, ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं। तो क्या हो रहा है, आपका जब इंटरेक्शन ही नहीं कुछ है, आपका कुछ इंटरेक्शन ही नहीं है, तो क्या होगा, मान लीजिए एक एक यहाँ पे आपका वॉल है, ये वॉल है, अब एक एक पार्टिकल दौड़ते हुए आ रहा है और इस वॉल को स्ट्राइक कर रहा है। तो इस तरह के स्ट्राइक से पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो एक बॉल प्रेशर तो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, पर इसको वापस खींच के इसके इफेक्टिव प्रेशर को चेंज करने वाला कोई फैक्टर नहीं, ठीक, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली घूम रहा है, किसी का कोई इंटरेक्शन नहीं। तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है जो कि इसके फोर्स से, यानी जिस जिस वेलोसिटी से ये चल रहा है उस वेलोसिटी के बेसिस पे हम इसका प्रेशर निकाल सकते हैं। जितने वेलोसिटी से चल रहा है उतना ही ये इस पे मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है और वहां से हम लोग प्रेशर निकालते हैं, ठीक। इसके वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई फैक्टर नहीं, ठीक है। टाइम भी देखना पड़ता है, तो कोई नहीं है, यानी कि जो प्रेशर है वो क्या कह सकते हैं कि आइडियल है। आइडियल यानी प्रेशर आइडियल है, यानी कि जो आपके पार्टिकल्स प्रेशर लगा रहे हैं वही प्रेशर आपका कंटेनर के अंदर वॉल्स पे लग रहा है, ठीक। पर आपका रियल गैस, जब हम लोग बात करते हैं रियल गैस की, तो रियल गैसेस में देखिए क्या होता है। रियल गैसेस में पहला तो दे ऑक्यूपाई वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, सीधी सी बात। अगर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, अगर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो बचा हुआ वॉल्यूम, अवेलेबल वॉल्यूम, अवेलेबल वॉल्यूम, अब इतने थे, एक कंटेनर है आपका, इसका वॉल्यूम भी है। अब आइडियल गैसेस जो थे ना, उतने छोटे छोटे पार्टिकल्स थे कि वो इतने में ही आ जा रहे थे। तो आप क्या दे रहे थे कि अवेलेबल वॉल्यूम, मतलब वो इतने छोटे छोटे थे कि वो इसमें स्प्रेड भी है, तो इनको टोटल इकट्ठा कर लीजिएगा तो इतने में ही आ जा रहे थे, तो अवेलेबल वॉल्यूम v के बराबर हो गया। पर अब जो पार्टिकल्स हैं आपके रियल गैस के पार्टिकल्स, वो काफी बड़े बड़े हैं, है ना, वो काफी बड़े बड़े हैं। तो अगर उनको एक साइड इकट्ठा कीजिएगा तो आपको इतना वॉल्यूम खर्च हो जाए। तो अवेलेबल वॉल्यूम क्या हो गया, रियल वॉल्यूम से थोड़ा कम हो गया, ठीक है, अवेलेबल वॉल्यूम रियल वॉल्यूम से थोड़ा कम हो गया, ठीक। तो अवेलेबल वॉल्यूम क्या हो गया, रियल वॉल्यूम से कम, तो दे ऑक्यूपाई वॉल्यूम, यानी कि इंप्लॉइज दैट अवेलेबल वॉल्यूम क्या हो गया, इज लेस देन रियल वॉल्यूम, ठीक है, या रियल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो अवेलेबल वॉल्यूम क्या हो गया, v माइनस एन, यहां वॉल्यूम करेक्शन प्रॉब्लम, रियल वॉल्यूम से थोड़ा कम। रियल वॉल्यूम क्या है, v है, ठीक है, रियल वॉल्यूम क्या है आपका, v है, v में से कुछ घटा दीजिएगा तब आपका अवेलेबल वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेशर के बारे में क्या कहना है। प्रेशर क्या होगा कि रियल गैसेस की दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे दौड़ते हुए इस पे जा रहा है, तो दूसरा पार्टिकल जो इसके पास है ना, वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। एक पार्टिकल जो यहाँ है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा, आयनिक फोर्स, कोवेलेंट फोर्स, बॉन्ड वाला जो रहेगा सर वही ना, पता नहीं। नो नो नो, बॉन्ड वाला नहीं, इसके पीछे नाम ही है, जैसे वॉल्टर बॉल लिया था ना, इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, वॉल्टर बॉल फोर्स,
ठीक है, इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? वैन डर वाल फोर्स लगता है। ठीक है, बहुत वीक फोर्स होता है पर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। वैन डर वाल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। ठीक, तो देखिए इनके बीच क्या हो गया? वैन डर वाल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वैन डर वाल फोर्स क्या हो गया? वीक, बहुत वीक फोर्स होता है पर अट्रैक्टिव होता है दो मॉलिक्यूल्स के लिए। जब तक वो बहुत नजदीक ना आ जाए तब तक के लिए अट्रैक्टिव होता है। ठीक, जब तक बॉन्ड ना बना दे, बॉन्ड बनाने के बाद और नजदीक ले जाएंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, पर बॉन्ड बनाने तक वो अट्रैक्टिव फोर्स है। मान लीजिए बॉन्ड नहीं बनाता है, ये नॉन इंटरेक्टिंग है, फिर भी ये अट्रैक्ट करेगा इसको। तो अब इसकी वेलोसिटी इधर थी पर एक वेलोसिटी इधर से ये खींच रहा है इसको, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स इधर था पर एक छोटा सा फोर्स एफ डैश कुछ फोर्स इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स जो आ गया आपका, ये नेट फोर्स क्या हो गया? नेट फोर्स डिक्रीज कर गया। ठीक है, नेट फोर्स डिक्रीज कर गया यानी कि नेट प्रेशर क्या हो जाएगा? नेट प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेट प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अवेलेबल वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है और नेट प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखा गया था। है होगा, आपको कुछ थियरी लिखवाई होगी तो उसको भी पढ़िएगा, है ना, रियल गैसेस के लिए। तब आपको समझ में आ जाएगा कि उस थियरी का आखिर कंक्लूजन क्या है और शायद तब आपको उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉसिबली आपको बी और ए के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत पड़ेगी पर आपको ये नहीं जरूरत पड़ेगी कि क्यों ऐड किया गया, क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया। यू विल बी एबल टू राइट द थिंग्स बाय योर ओन। ठीक है, अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, पी आइडियल, हमने बोला था ना प्रेशर आइडियल प्रेशर है क्योंकि कोई इंट्रैक्शन नहीं लग रहा, आइडियल नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे चल लेते हैं। आइडियल प्रेशर, ठीक, और आइडियल वॉल्यूम। आइडियल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो आइडियल प्रेशर, आइडियल वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? अवेलेबल वॉल्यूम। ठीक है, यही आइडियल वॉल्यूम आपका है। आइडियल वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जो आपके लिए अवेलेबल है और आइडियल प्रेशर मतलब कि प्योर अगर मॉलिक्यूल फ्री होकर मारता तो कितना प्रेशर लगता। ठीक है, इन्हीं दोनों से आया है आपका ये गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, अब देखिए आपका आइडियल वॉल्यूम अब क्या है? आइडियल वॉल्यूम मतलब अवेलेबल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो आपको चलने के लिए अवेलेबल है, यही वॉल्यूम आपका आइडियल वॉल्यूम। कितना है? रियल वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से कुछ कम, है ना। अवेलेबल कितना है? कुछ कम, V माइनस एन। आइडियल प्रेशर कितना है? प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, प्रेशर कम हो गया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहां पर जो आप प्रेशर नापिएगा, मान लीजिए आपने अब प्रेशर को नापा तो आपका प्रेशर आ रहा है P, लेकिन ये प्रेशर आइडियल नहीं है। ये प्रेशर किसकी वजह से है? इस नेट फोर्स की वजह से जो कम हो चुका है। ठीक है ना, ये जो नेट फोर्स है उसकी वजह से ये प्रेशर है जो आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, और ये प्रेशर क्या है? आइडियल से कम है। तो अब इसको आइडियल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या करते हैं इसमें? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन। बात समझ में आ गई? दो चीज आपको बताए हैं। पहली बात कि आपका अब कंटेंट वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम आपका अवेलेबल है, V से कुछ कम। ठीक है, तो वही आपका आइडियल वॉल्यूम। दूसरा, आपका आइडियल प्रेशर क्या है? अब जो प्रेशर आपने कैलकुलेट किया है वो प्रेशर आपका कम हो गया है। उसको आइडियल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें एक फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। इसलिए प्रेशर जो करते हैं उसमें हम लोग ऐड करते हैं और वॉल्यूम में हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसकी थियरी समझ में आई? कोई क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? सर वॉल्यूम वाला एक बार और बता दीजिएगा, जो V माइनस एन बी है। देखिए चलिए बता देते हैं। देखिए अवेलेबल वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। ठीक है, आइडियल केस में, और यही क्या आएगा आपका? यही आएगा आइडियल। ठीक है, यही आपका आइडियल वॉल्यूम। ठीक,
अवेलेबल वॉल्यूम ही आपका आइडियल वॉल्यूम है। पर यहाँ क्या हो रहा है कि जब आप गैस के पार्टिकल्स को, रियल गैस के पार्टिकल्स को रखते हैं, तो आइडियल गैस के पार्टिकल्स को क्या माना गया था, वो इतने छोटे हैं, अगर आप इसमें आइडियल गैस भरिए तो इतने छोटे हैं कि उनको अगर आप खींच कर इकट्ठा करके एक पास करेंगे ना, तो वो इतने में ही हट जाएंगे। तो आइडियल वॉल्यूम मतलब अवेलेबल वॉल्यूम कितना हुआ, ये पूरा का पूरा कंटेनर हुआ। एक गैस अगर निकलेगा यहाँ से और निकल कर घूमना चाहेगा तो वो कहाँ तक घूम सकता है, इस पूरे कंटेनर में कहीं पे भी घूम सकता है, घूम सकता है। तो इसके लिए अवेलेबल वॉल्यूम या आइडियल वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्लियर है। लेकिन जब आप रियल गैस लेंगे तो रियल गैस में क्या हो जाएगा, रियल गैस में आपके गैसेस के पार्टिकल्स का साइज कंसिडरेबल है, बड़ा बड़ा साइज है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से इकट्ठा, ठीक है, पॉइंट मासेस नहीं होंगे, स्फेरिकल मासेस। अब देखिए इतना वॉल्यूम तो आपका ऑक्यूपाई हो गया, ठीक। अब इसमें से एक पार्टिकल बाहर निकल के घूमना चाहे तो उसके लिए कितना वॉल्यूम बचा हुआ है, उसके लिए दिस होल वॉल्यूम V में से इतना वॉल्यूम आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मान लीजिए वॉल्यूम NB है आपका, ठीक है, आप करेक्शन टर्म करते हैं, उसको कैलकुलेट भी करते हैं। अगर ये वॉल्यूम NB है तो आपको V माइनस NB वॉल्यूम ही बचा हुआ है घूमने के लिए। क्लियर हो गया। तो V माइनस NB वॉल्यूम जो बचा हुआ है यही अब अवेलेबल वॉल्यूम है, जो कि आइडियल वॉल्यूम है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में आइडियल वॉल्यूम की जगह क्या रखेंगे, V माइनस NB। क्लियर हो गई बात। यस सर। ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये प्रेशर में ऐड क्यों कर रहे हैं, जबकि प्रेशर भी कम हो गया। अच्छा, यही कंफ्यूज हो गया लास्ट में, जब समझाए सब समझ में आया, लास्ट में यही जब आप बोल रहे हैं ठीक, कि आइडियल करने के लिए ऐड करते हैं, बता रहे हैं, यही हम को भी फिर से बता देते हैं, ठीक है। मैं जब पढ़ता था तो मैं भी कंफ्यूज था कि प्रेशर में ऐड कर दे रहे हैं, वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, आखिर ये कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, वॉल्यूम में समझ में आ गया होगा कि अब अवेलेबल वॉल्यूम जो है आइडियल वॉल्यूम है, वही आपका आइडियल वॉल्यूम की जगह रखेंगे V माइनस एन। अब प्रेशर में ऐड क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं। आप कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, आप मेजर क्या कर सकते हैं, आप इस कंटेनर का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो आपने मेजर कर लिया, इसका वॉल्यूम क्या आ गया, V, ठीक है। आप और क्या मेजर कर सकते हैं, इस वॉल पे लगने वाला प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो आपने इसका प्रेशर मेजर कर लिया P, ठीक है, आपने P और V मेजर कर लिया। गौर से सुनिएगा, अब ये और P और V क्या है आपका, रियल गैसेस के लिए, ठीक है, रियल गैसेस के लिए, ओके। आपने ये प्रेशर मेजर किसके लिए किया है, रियल गैस के लिए, और ये वॉल्यूम किसके लिए मेजर किया गया है, रियल गैस के लिए। अब ये वॉल्यूम को आपको आइडियल करना है, ठीक है, आइडियल करना है। तो आइडियल वॉल्यूम की डेफिनेशन है वॉल्यूम अवेलेबल, ठीक है, इन विच अ पार्टिकल कैन मूव। तो कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, V माइनस एन, ठीक है, V माइनस एन, ठीक। और आइडियल प्रेशर क्या है, आइडियल प्रेशर क्या है कि जब कोई पार्टिकल फ्रीली दौड़ते हुए जाए और किसी दीवार को मारे तो वो है आइडियल प्रेशर, ठीक है, वो क्या है, आइडियल प्रेशर है, ओके। कि जब पार्टिकल क्या चले, फ्रीली मूव करे और तब जो प्रेशर क्रिएट करे वो क्या है, आइडियल प्रेशर है। तो अभी पार्टिकल क्या हो रहा है, ये बाउंड होकर मूव कर रहा है किसी के अट्रैक्शन में, तो ये प्रेशर क्या है, बाउंड होकर मूव करने वाला प्रेशर है, यही तो हम मेजर कर पाएंगे, और क्या मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो बाउंड होकर चलने वाला प्रेशर है ना। अब जैसे आपको आइडियल स्पीड आपकी क्या होती, आप दौड़ना चाहते हैं, आपकी आइडियल स्पीड क्या है, जब आपके शरीर पे कोई बोझ ना हो तब आप जो दौड़े वो आपकी आइडियल स्पीड है, ठीक है। और वही हमको रिक्वायर्ड है। लेकिन हम आपको एक बैग दे दिए 4 किलो का, आपके पीठ पर रखना है और अब आपको दौड़ना है, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी एक वेट है तो आपकी स्पीड कम हो गई, तो आइडियल स्पीड क्या हो गई, जो स्पीड कम हो गई है उसमें आपको कुछ स्पीड ऐड करना पड़ेगा, होगा कि नहीं। तो इसी तरह से जो प्रेशर आपका कम हो गया है इसमें कुछ प्रेशर आप ऐड कीजिएगा,
तब पता चलेगा कि पार्टिकल फ्री होकर दौड़कर मारता तो कितना प्रेशर क्रिएट होता। तो इसलिए हम क्या किए, प्रेशर में ऐड कर। अब की बार बुझाया। यस सर। तो यहाँ पे अगर ये Yes, वर्ड sir. डाल दे बाउंडेड पार्टिकल तो सही होगा, तब सबको मतलब याद रहेगा। हाँ, तो याद तो मतलब याद तो हमको तो है और हमको समझ में भी आ गया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे समझ में आए आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको जैसे भी समझ में आए आप उसको लिख लीजिएगा। आपके बुक में है, बुक में भी और नोट्स में भी है वो चीज, पर अब आपको उसको कंक्लूजन के तौर पे लिखना है। ठीक है, 1 या 2 लाइन में लिखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ मतलब जो भी कर लें, पर ठीक ऐसे ही आपको करना है। ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, ले लिया सर होगा। आइडियल टू रियल में बदलेगा सर। आइडियल क्या चीज, आवाज नहीं आई। सर आइडियल गैस से रियल गैस में बदलेगा सर। हाँ हाँ, आइडियल इक्वेशन गैस से रियल गैस में बदलना। सर आप उल्टा बोल रही है सर। बोल रही होगी तो उल्टा। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मिटा दे। तो ये है आपके रियल गैस की थोड़ी बहुत स्टोरी है। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे इसके बारे में, है ना। रियल गैस के बारे में बहुत सारी चीजें अभी देखनी बाकी है, पर उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ठीक, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। देखिए, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, दीज आर नॉट क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। आप इसको मेजर नहीं करते हैं। ठीक, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ टर्म्स, जैसे एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस किया गया, इंटरनल एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। उसी तरह से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया कि इनकी वजह से आपका कुछ कैलकुलेशन और कुछ ऐसा जो आपका प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में आसान हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस है जिनमें ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन बस लिख लेते हैं। इसका जो फीलिंग है कि ये क्या होता है आखिर, ठीक, उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानना नहीं है, पर हम आपको कोशिश करेंगे बताने की, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते क्या क्या है और उनको कैसे लिखते हैं ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आप हेडिंग डालेंगे। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, देखिए क्या है। देखिए, 4 जो आपके बेसिक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है वो है इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी एफ, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है और आपका एंथैल्पी है। ठीक, लिख देते हैं हम। इंटरनल एनर्जी है तो आप जानते हैं, इसका नाम है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसका नाम है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, और इसका नाम है एंथैल्पी। आप लोग एंथैल्पी से थोड़ा बहुत परिचित होंगे, है ना। जब आपने पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो एंथैल्पी वहां पे कांस्टेंट रहती है। एंथैल्पी यू प्लस पीवी, है ना, ये कांस्टेंट रहती है। इंटरनल एनर्जी से भी आप परिचित हैं। ठीक, अब देखिए आपके पास 4 वेरिएबल्स भी हैं, एस टी पी, एस पी टी भी कहते हैं, है ना, अगर एस पी टी और बी, ये 4 वेरिएबल्स भी हैं। ठीक, क्या होते हैं कैसे होते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले फिलहाल ये देखिए कि आप इन वेरिएबल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे इससे, है ना। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने के लिए। देखिए, आप लिख दीजिए यहाँ एस पी टी वी। ठीक, यहाँ पे साइन लगा दीजिए माइनस का, यहाँ पे साइन लगा दीजिए माइनस का ऊपर। इन थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल से आप मैक्सवेल इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं, यहां से भी आप मैक्सवेल इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। यू विल नो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए U, उसके बाद एफ जी एच।
आप जानते हैं EFGH, तो FGH तो आपको याद ही रहेगा, यू ही बस आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ठीक, विच आई विल नॉट टेल, आई विल जस्ट राइट, ठीक। शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है SPTV, तो हम इसको लिखेंगे ठीक है, SPTV स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, ठीक है, और माइनस साइन, ठीक है। ये आपका लिखने का तरीका है। इसके बाद आपको यहां पर आके एंड हुआ है, ठीक, यहां पर, ठीक। अब आपको क्या करना है कि यू से फिल करना है। तो आप एक तरीका तो ऐसे याद कर सकते हैं UFGH, ठीक है, और एक दूसरा तरीका है, प्लीज डोंट लॉफ, ठीक, UFGH, ठीक है। तो V के बाद आप सीधे U पर आएंगे और UFGH, इट इज जस्ट अ ट्रिक टू मेमोराइज दिस, ठीक है, आपको भूलेगा नहीं, है ना। और ये मैं क्या लिखे SUV जो लिखे ये क्या है, मतलब थोड़ा सा वो हो गया। SPTV तो बताया ही आपको, स्पेशल नहीं सर, प्रोग्राम। वो जो अल्फाबेट में जो ऊपर लिखे हैं हाँ, वो क्या सारे को लिखे हम हैं? अरेंज किया, अभी आपको बताते हैं कि उसका क्या काम है, उसको ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है, और ये ट्रिक भी लीजिए, लिख लीजिए आप, ठीक, ओके, हो गया। ये हो गया, ये हो गया, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अच्छी बात। चलिए, अब देखिए हम लोग इससे कैसे लिखेंगे, ठीक, कैसे लिखेंगे। हाँ, देखिए क्या करना है, यू के बारे में लिखना है आपको, ठीक है, यू के बारे में लिखना है, यू का एक्सप्रेशन। तो आप क्या करेंगे ना, DU लिखेंगे, DU, ठीक है, DU इज इक्वल्स टू, इसके जस्ट सामने आ रहा है, क्या आ रहा है, P आ रहा है, आ रहा है ना, P आ रहा है, गौर से देखिएगा, इसके जस्ट सामने आ रहा है P, साइन क्या है, माइनस का, तो -P, और U के जस्ट नीचे, P के बाद नीचे जस्ट इससे लगा हुआ क्रॉस डायगोनल में DV, ठीक, और उसके बाद माइनस, ये प्लस में है, प्लस T, और इधर क्या है, DS, पर जब इधर लेंगे ना तो माइनस साइन नहीं रहेगा, ठीक है। जब ऐसे होल में लिखेंगे P और T, तब अगर माइनस साइन आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। इस DS वाले में माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि DS के ऊपर माइनस साइन लगा है, ठीक है। आपको करते करते आ जाएगा, अभी ध्यान से देखिए, DU इज इक्वल टू क्या लिखे, U के जस्ट सामने P, ठीक। आप ये भी चेंज कर सकते हैं, ये तो जानते हैं प्लस के साथ लगा है तो चेंज कर सकते हैं। U के जस्ट सामने क्या है, P, तो P लिख दिया, P के साथ साइन क्या है, माइनस, तो -P, और इसके जस्ट नीचे क्या है, V, तो PDV, -PDV। उसके बाद U के जस्ट सामने क्या है, T, ठीक है, और उसके डायगोनल में क्या है, S, तो TDS, पर S चूंकि D में आया है ना तो इसके साथ माइनस साइन नहीं लेंगे, ठीक। इसी तरह से एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं आपको कि F को कैसे लिखेंगे, F, ठीक, आपको अभी याद हो जाएगा, तो बाकी दो आप खुद लिख लीजिएगा। देखिए F को लिखना है, तो F को आप इसके जस्ट सामने एक डायगोनल लिए है, एक डायगोनल लिए है, ठीक है, दो दो है, तो आप लिखिएगा DF इज इक्वल टू, दूर वाले को लिखना है साइन के साथ -S, और यहाँ क्या आएगा, DT, और ये भी आएगा माइनस के साथ तो -P, और ये क्या आएगा, D। क्लियर हुआ कैसे लिखना है, क्लियर हो गया। ये सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ हाँ, बता रहे, ठीक है। F के लिए लिखना था ना, F के लिए तो क्या लिख दिया, DF, ठीक है। क्लियर हो गया हो कुछ लोगों को, जिसको नहीं हुआ है ध्यान से देख लीजिए,
बहुत इजी है ना, आपको आदत हो जाएगी। एफ को क्या लिख दिया, डीएफ लिख दिया, ठीक। एफ के जस्ट सामने क्या है, एस है, तो लिख दिया एस, पर इसके साथ साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस एस और ये डी टी, ठीक। एस के जस्ट सामने क्या है, ये डी टी है, एफ के सामने एस के सामने टी, तो माइनस एस डी टी, ठीक। उसी तरह से एफ के डायगोनल में यहाँ क्या है, पी है, तो लिख दिया पी, उसके साथ साइन माइनस था तो माइनस पी, और पी के जस्ट डायगोनल में क्या है, वी, तो पी डी वी, ठीक है। अभी क्लियर है। एक और करके बताते हैं जी के लिए, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जी है, जी के लिए क्या करेंगे, आप भी कीजिए, है ना, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जी है, जी के जस्ट सामने क्या है, वी है, तो आप लिख देंगे डी जी इज इक्वल्स टू, जस्ट सामने वी है तो लिख दिए वी, और इसके जस्ट डायगोनल में क्या है, पी है, तो लिख दिए डीपी। क्योंकि डीपी लिख रहे हैं इसलिए माइनस साइन नहीं लेंगे, ठीक है, अगर डायरेक्ट पी लिखते तो लिख लेते। उसके बाद जी के सामने क्या है, एस, तो देखिए एस पे माइनस साइन है तो माइनस एस, और एस के सामने क्या है, डी टी, तो डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अभी क्लियर है। यस सर। ठीक है, अगला आप एच लिख कर दिखाइए, एच लिख कर दिखाइए, सभी लोग एच लिख कर कमेंट कीजिए तुरंत ही, टी एच, सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ सभी लोगों का कमेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कमेंट करो बच्चा, आई एम वेटिंग। VDS प्लस TDP, TDS प्लस VDP, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। VDP प्लस TDS, VDS प्लस GDP कहाँ से आ गया, अरे GDP नहीं होगा, VDP प्लस TDS, हाँ हाँ ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। देखिए अगर जी एच के लिए लिखना है तो क्या करेंगे, एच के लिए लिखना है तो एच के सामने वी है और टी है, तो वी लिख देंगे, और वी के देखिए वी के जस्ट डायगोनल में क्या है, पी है, तो वी डी पी, ठीक है। पी का साइन लेंगे नहीं क्योंकि डीपी में है, हाँ हाँ सही है ठीक है, वी डी पी, ठीक। अब देखिए एच के इधर क्या है, टी है, ये भी प्लस साइन में है, और टी डी एस, वी डी पी प्लस टी डी एस। क्लियर है, क्लियर है। तो आप लोग इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पढ़ाया भी नहीं गया है, आपको केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, पढ़ाया नहीं गया है, पर ये यहाँ से सवाल आ जाते हैं और डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं एक और चीज कि जिसको आप बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल, ठीक। केमिकल पोटेंशियल हम लोग के लिए बहुत ज्यादा, जब हम लोग स्टैट मैथ पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे केमिकल पोटेंशियल का, ठीक। लेकिन आप जैसे केमिकल पोटेंशियल अगर आपको इसमें ऐड करना है, ठीक, केमिकल पोटेंशियल को, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं ना कि म्यू डी एन, देखिए केमिकल पोटेंशियल होता है म्यू, ठीक है, जो डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इसमें अपने हिसाब से जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, हम सवाल कराएंगे, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, म्यू डी एन और एन डी म्यू, ठीक है, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वी कैन ऐड, ठीक है, म्यू डी एन और एन डी म्यू टू एनी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है। हम इसको आप बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं,
ठीक, तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे कहानी बनी। जैसे मान लीजिए कि du इज इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस है। ठीक है, du इज इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस। ठीक है, अगर आप क्या करें ना, अगर आपको निकालना है यहाँ पर कोई चीज ds, अगर मान लें आपको प्रेशर निकालना है, ठीक, तो आप प्रेशर निकालना है तो एंट्रोपी को अगर आप कांस्टेंट कर दें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये टर्म जीरो हो जाएगा, एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देंगे, टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, du इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो यहाँ से आप प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं, U दिया हो V के वेरिएशन के साथ एंट्रोपी कांस्टेंट कर दीजिए आप, तो प्रेशर आपका निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से आप मान लीजिए टेम्परेचर निकालना चाहते हैं, तो आप वॉल्यूम को कांस्टेंट अगर कर दे, कहीं प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है और आप टेम्परेचर निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यू का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एस के रिस्पेक्ट में अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर दें तो आपका टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक, तो ये उसकी कुछ झलक है, कुछ ग्लिम्स है कि किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए इसी में आपको म्यू डी एन या एन डी म्यू का एक्सप्रेशन लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपका डी यू क्या है, डी यू है माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस, ऐसे आप इसमें म्यू डी एन कर दिए। ठीक है, एन डी म्यू से भी आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको केमिकल पोटेंशियल निकालना होता कहीं पर, ठीक है, कहीं पे केमिकल पोटेंशियल निकालना होता तो आप क्या करते हैं, आप वॉल्यूम और एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देते, तो ये टर्म जीरो हो जाता, तो केमिकल पोटेंशियल आपका म्यू क्या आ जाता, आपका आ जाता है डेल यू अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट वी एस। ठीक है, यहाँ से केमिकल पोटेंशियल निकल जाता है। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए म्यू डी एन की जगह डी यू के इस एक्सप्रेशन में माइनस पी टी वी प्लस टी डी एस प्लस एन डी म्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना रहता आपको। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना रहता, एन निकालना रहता, तो आप क्या करते, आप इसको लिख सकते थे एन इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल म्यू एट कांस्टेंट वी एस, तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से म्यूडियन या एनडीम्यू को आप जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। आपसे जो पूछेगा, अगर केमिकल पोटेंशियल निकालने को पूछेगा तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, बाकी आप अगर नंबर पूछेगा तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, इन दोनों को भी लिख लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है ना, उसके बाद हम आज का सेशन खत्म करेंगे क्योंकि टाइम भी हो ही गया है। सर ये ऐड हुआ है, बता दीजिए। ऐड हुआ है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी आप बस इतना समझिए। ठीक है, आपको इतना तो पता ही है, आप इतना निकाल भी सकते हैं। अगर कहीं केमिकल पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, बोल रहा है कहीं इंक्लूड किया है, तो आप म्यू डी एन या एन डी म्यू अपने हिसाब से, मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से कर सकते हैं। जब इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना लिख लीजिए, समझ लीजिए। आपको जब क्वेश्चन इस पे कराया जाएगा तो आप इसको समझ जाइएगा। मिटा दें इसको, लिख लिया होगा। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेशन खत्म करेंगे। देखिए इंटरनल एनर्जी जो है यू, इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, यू इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन किया गया था,
यू को डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आप जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ से क्या था, डी यू इज इक्वल टू क्या था आपका डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक। इंटरनल एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लोग आपको बाद मतलब थोड़ा सा बाद में बताएंगे। आप जानते भी हैं कि आप क्या होता है इंटरनल एनर्जी, पर इसका थोड़ा सा डेफिनेशन एज अ पोटेंशियल हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक। देखिए डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अब आप जानते हैं कि आपका डी एस क्या होता है, डी एस होता है डी क्यू अपॉन टी, यहाँ से डी क्यू क्या हो जाएगा टी डी एस। और क्या होता है डी डब्ल्यू, क्या होता है डी डब्ल्यू होता है आपका पी डी बी। तो इन दोनों को आप यूज कर लेंगे तो डी यू क्या आ जाएगा डी यू आ जाएगा आपका टी डी एस माइनस पी डी। क्लियर है, डी यू क्या आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी। यही एक्सप्रेशन आपने निकाला भी था, यह एक्सप्रेशन आपने प्रूव कर दिया। अब आपको देखिए टेम्परेचर अगर निकालना है, अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो आप क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू क्या आएगा डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। और इसी तरह से अगर आपको प्रेशर निकालना है तो क्या करेंगे आप माइनस डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। क्लियर है, ये दोनों बातें क्लियर है। अभी जस्ट आपको बताया है टी और पी ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टी को आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। एक बार वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा आपका डेल टी अपॉन डेल वी, और एंट्रोपी को आप कांस्टेंट रखिए कांस्टेंट एस। तो ये चीज क्या आ जाएगी, आप देखिए क्या आ जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी डेल अपॉन डेल वी ऑफ डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट यू, ये चीज क्या आ जाएगी आपकी डेल टू यू अपॉन डेल वी डेल एस। क्लियर है, तो आपका डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस की वैल्यू आ गई डेल टू यू अपॉन डेल वी डेल एस, ठीक। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर के लिए भी कर सकते हैं, पी ए है और एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो अब पी को एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए टेम्परेचर था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक। उसी तरह से आप पी है, एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो पी को एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट, वॉल्यूम यहाँ वेरी कर रहा था तो यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल अपॉन क्या चीज सर डिफरेंशिएट हम लोग तभी करते हैं ना जब वेरिएबल हो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, मतलब जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम लोग क्यों डीवी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगली बार कर रहे हैं, ठीक वी है। के रिस्पेक्ट। टेम्परेचर निकल गया ना, टेम्परेचर की वैल्यू कब निकलेगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये है ना डी टी अपॉन डी वी। इस टेम्परेचर को निकालने के लिए हम डेल यू अपॉन डेल एस कर रहे हैं, ठीक है। अब जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है, लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल वी के रिस्पेक्ट में मतलब वी के रिस्पेक्ट में टी को क्यों डिफरेंशिएट कर रहा है, ये हम मतलब टी जब वेरिएबल है देखिए हम बता रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। जब टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी थी तब हमने एक्सप्रेशन लिखा कि वॉल्यूम अगर आप कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर की वैल्यू निकल जाएगी या टेम्परेचर का एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। पर अब वो एक्सप्रेशन आपका वॉल्यूम के साथ वेरी भी तो कर सकता है, क्यों नहीं वेरी कर सकता है वॉल्यूम का, इसका एक्सप्रेशन या वैल्यू निकालने के लिए आपको वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा, कांस्टेंट करने पे निकलेगा, पर वेरिएशन उसका कैसे होगा वॉल्यूम के साथ, उसके लिए हमने एक बार और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है बात, नहीं क्लियर हो रही बात, क्लियर है सर, नहीं क्लियर है नहीं क्लियर है ना। चलिए आपको बताते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज पढ़ी है पर मुझे याद नहीं आ रहा है मैं कैसे आपको बताऊं। खैर देखिए कल आप हमसे पूछिएगा, मैं देख कर बताता हूँ आपको कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजें आपने पढ़ी है ना। अभी आपको बताते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है टाइम बीत जाए। डेल अपॉन डेल एस, अब ये देखिए डेल यू अपॉन डेल वी
एट कांस्टेंट एस, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका del 2 u अपॉन del s del v, ठीक, और ये आ जाएगा del p अपॉन del s एट कांस्टेंट v। अब देखिए आप जानते हैं कि u क्या है, u एक स्टेट फंक्शन, तो ये क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी कि del 2 u अपॉन del v del s बराबर होगा del 2 u अपॉन del s del v। क्लियर है, ये चीज आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी है। एम डी एक्स इज इक्वल टू एन डी वाई इज इक्वल एन डी एस प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तब एग्जैक्ट डिफरेंशियल आता है। del 2 u अपॉन del v del s इज इक्वल टू del 2 u अपॉन del s del v, यानी ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे साइन छूट गया, माइनस साइन है ना, माइनस साइन छूट गया, तो माइनस साइन अगर हम यहाँ ले लें, ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होंगी, बराबर होंगी तो क्या होगा, ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होंगी, यानी कि del t अपॉन del v एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू माइनस ऑफ del t अपॉन del s एट कांस्टेंट v, ठीक है। और यही आपका क्या है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल रिलेशन। क्या है, मैक्सवेल का पहला रिलेशन, ठीक। तो मैक्सवेल के रिलेशन को हम लोग यहीं से डिराइव कर लेंगे, यू के एग्जैक्ट डिफरेंशियल से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैक्सवेल का पहला, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैक्सवेल के रिलेशंस को आप कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक से ये निकाला था ना, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस प्लस पी डी वी, वैसे मैक्सवेल रिलेशंस भी निकालेंगे, और वो भी सीरियल वाइज, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। बाकी आप आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक। तब यहाँ पर आप करते हैं del 2z अपॉन del x del y, और करते हैं del 2z अपॉन del y del x, ऐसा कुछ करते हैं आप लोग, यस सर, पढ़े थे मैथ में करते हैं, वो तो प्रॉपर्टी आपने यहाँ देख ली, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखिए, आप जब निकालते थे, मान लीजिए कि z का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का है। तो आप एक बार इसको जरा डिफरेंशिएट कीजिए, डेल जेड अपॉन, पता ना टाइम हो पाएगा नहीं, पर देख लीजिए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, वाई कांस्टेंट करके इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आप इसको x को कांस्टेंट करके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, तो ये क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया 2x प्लस 2y, आ जाएगा, कर सकते हैं, यस सर, मंजूर कीजिए, आप कर सकते यस हैं, सर, ऐसा आपने किया हुआ है, ठीक है। बट आप यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से ये वैरी, देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर आपने y कांस्टेंट कर दिया है, फिर भी ये इक्वेशन डिपेंड करेगा y पर, और आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ऐसा आपने फर्स्ट ईयर में ही कर रखा है, ठीक है। बट आप थोड़ा सा मतलब भूल यस गए सर, हैं, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, और वही चीज मैंने यहाँ पर की हुई, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसका कोई एक्सप्रेशन होगा, वो सर तो हम एक्सप्रेशन। तो का जो डिफरेंशिएशन है ना, उस पे हम सोच रहे थे, इस वजह से अच्छा अच्छा, अब तो ये समझ में बाद आ में गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा, यस सर, ठीक है, चलिए, तो ठीक है, अब हम लोग ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग, सर हाँ बताइए। सर बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप से निकल रहे हैं ना, वो लोग कंफ्यूजन में है कि हम बीएससी में मतलब फिजिक्स लें कि क्या करें, मतलब बीएससी थर्ड ईयर के बाद क्या करें, तो इस पर कोई एक पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए, जिससे कि मतलब जिनका कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चे, सर हम भी बहुत पहले कंफ्यूज थे, तो इस वजह से ना कंफ्यूजन दूर हो जाए। वो मतलब अभी कुछ लोग हैं सोच रहे हैं कि बाद में ज्वाइन करेंगे, पहले सबसे सलाह ले लें, मतलब और लोगों से बात कर लें कि थर्ड ईयर के बाद क्या करना चाहिए, अच्छा ठीक है, हम आप क्या क्या वही ऑप्शन है। जोड़ेंगे तो आप लोगों के साथ ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं उनको इनवाइट कीजिए कि मेरा वीडियो, तो मेरे वीडियो में रहें, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, ठीक है। हम खुद ही वीडियो बनाएं, तो मुझे आपकी प्रॉब्लम तो नहीं पता है कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो आप इंटरेक्ट कीजिए हमसे, हमारे वीडियो से जुड़िए, तब हम लोग कुछ बातचीत कर सकते हैं,
ठीक है। सो वी विल टेक अ सेशन, कब लिया जाए, कल परसों में देख लेते हैं, कभी सेट कर लेते हैं। तो आप सारे बच्चों को इनवाइट कर लीजिएगा जिन्हें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सर क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आता है। किसी को नहीं समझ में आता है, ठीक है, पर हम हैं, आपको जहां तक हम समझ में आएगा हमको, हम आपको बताएंगे, ठीक है। जहां तक हमको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वहां तक हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन एंड करते हैं, टाइम भी खत्म हो गया है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में, एक सेशन रखेंगे। आप जो भी बच्चे आपके ग्रुप के हैं, आपके आसपास के हैं, जिनको प्रॉब्लम है, वो कुछ भी बातचीत करना चाहते हैं, तो वो जुड़ जाएंगे हमसे, हम उनको बता देंगे, ठीक है। सो योर क्वेश्चन एंड माई आंसर, ठीक। चलिए फिर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।